नमस्कार छात्रों, आज हम आर्थिक विकास के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम जानेंगे कि समाजवादी जो पद्धति है उसकी लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, मिस्र अर्थतंत्र के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों को बाजार पद्धति, समाजवाद पद्धति और आपका मिस्र अर्थतंत्र में अंतर समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्थिक विकास का अंतिम भाग 5। तो अब अध्ययन करते हैं हम समाजवाद पद्धति का। समाजवाद पद्धति जो है वो आपकी बाजार पद्धति के एकदम विपरीत है कहें तो, क्योंकि जहाँ पर बाजार पद्धति में लाभ को केंद्र में रखकर उत्पादन किया जाता है, वहीं समाजवादी पद्धति में समाज के कल्याण को केंद्र में रखकर उत्पादन किया जाता है। जहाँ बाजार पद्धति में आपका क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। समाजवाद पद्धति में सारे आर्थिक निर्णय जो लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, आपके सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मालिकाना हक भी होता है हर एक संसाधन पर, वो किसका होता है, राज्य का होता है। जो भी क्रियाएं की जाती हैं तो वो जो संचालन है वो भी आपके किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो समाजवाद पद्धति जो है विश्व में बहुत सारे देशों ने अपनाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में तीव्रता से क्या किया है, आर्थिक विकास किया है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देखिए मैंने लिखे हुए हैं, आपका रूस है और चीन है। ये वो देश हैं जिन्होंने समाजवाद पद्धति को केंद्र में रखकर अपने देश में तीव्रता से आर्थिक विकास किया है। देखते हैं समाजवाद पद्धति के लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें देखो पहला पॉइंट दिया गया है कि उत्पादन के साधनों का जो मालिकाना हक जो होता है वो किसके पास होता है, आपका राज्य के पास होता है। यानी मालिक कौन होगा, यहाँ पर राज्य होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा या व्यक्तियों का समूह नहीं होगा। सरकार के पास अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है। दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है, अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। यानी कितना उत्पादन करना है, कितना निवेश करना है, कितना पैसा लगाना है, ठीक है, और संसाधनों का किस तरीके से बंटवारा करना है, ये सारे निर्णय जो लेती है वो कौन लेती है, आपकी सरकार लेती है, राज्य लेता है। तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है, आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार यहाँ पर लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं है कि वो उन वस्तुओं का केवल उत्पादन करे जो सबसे अधिक उसे लाभ पहुँचाएं। उसका मेन मकसद ये है, उसका मेन उद्देश्य यह है कि वो ये चाहते हैं कि समाज का किस प्रकार हित, सबसे ज़्यादा कल्याण किस प्रकार हो सकता है, वो केवल उन वस्तुओं का। इसीलिए यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती हैं उनका जो उत्पादन होता है वो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में किया जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन आपका किया जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है। यानी श्रमिकों को जितना काम लिया जाता है उतना इनको वेतन दिया जाता है। कम वेतन देकर अधिक श्रम इस पद्धति में नहीं कराया जाता श्रमिकों से। अब देखते हैं समाजवाद पद्धति के लाभ। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। यानी सरकार केवल उतना उत्पादन करती है जितने से समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। जबकि बाजार पद्धति में आपने पहले पढ़ा था कि उसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता था। तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल समाज की जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, केवल उनको पूरा करने के लिए ही क्या करती है सरकार, उसी के अनुसार क्या करती है, आपका उत्पादन करती है। देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। यहाँ पर राज्य जब क्या करता है, सभी निर्णय समाजवाद पद्धति में राज्य के पास हैं, तो राज्य उत्पादन के सारे निर्णय जब लेता है तो वो क्या है, केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही क्या करता है, कच्चे माल का उपयोग करता है। कहाँ से, आपका प्रकृति से। तो प्रकृति जो संपत्ति है वो क्या होती है, आपकी बहुत अधिक मात्रा में बर्बाद नहीं होती है, उसका अपव्यय नहीं होता है। केवल जितनी आवश्यकता है उतना केवल हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं वस्तुओं के उत्पादन में। आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ होता है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन या आर्थिक निर्णय जो भी लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार सभी के लिए क्या करती है, समान विचार रखती है, सभी के लिए समान दृष्टि से देखती है। इसीलिए यहाँ पर जो लाभ है वो सभी लोगों को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है।
चौथा पॉइंट देखो दिया गया है, ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सरकार मूल्य का निर्धारण जो करती है वो कौन करती है? सरकार करती है आपका। और इसीलिए क्या होता है, सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण करती है जिस मूल्य पर समाज के हर एक व्यक्ति क्या करे, उस वस्तु का आपका उपभोग कर सके या खरीद सके उस चीज़ को। इस तरीके के मूल्यों का निर्धारण करती है सरकार। इसीलिए यहाँ पर ग्राहकों का जो होता है वो शोषण नहीं होता है। ये आप देखते हैं समाजवादी पद्धति की कमियाँ। आखिर कौन कौन सी कमियाँ हैं इसमें? देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है वो है उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य के पास होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार के पास होता है, सभी चीज़ों का मालिकाना जो हक होता है वो किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। तो ऐसे में क्या होता है, राज्य का जो सरकार है उसका किसी से कंपटीशन नहीं होता है। जब कंपटीशन होता है तब हम क्या करते हैं कि मतलब अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उससे कुछ लाभ हो, तब हमारा उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब निकलता है, कोई लाभ मिलेगा अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार के पास इसका मालिकाना हक होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर किसी से ना तो स्पर्धा होती है और ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ मिलता है किसी एक व्यक्ति। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन यानी खोज को वेग नहीं मिल पाता। वेग मतलब तेजी नहीं मिलती है, यानी यहाँ पर सरकार का किसी के साथ प्रतियोगिता होती ही नहीं है। बाजार में केवल सरकार जो वस्तुओं का उत्पादन करती है वही वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं। तो सरकार क्या है, यहाँ पर अपने अनुसार ही क्या करती है, उसमें संशोधन करती है और कोई भी यहाँ पर नई चीज़ें आपकी नहीं दिखती हैं। नई खोज उतनी तेज़ी से नहीं दिख रही है आपको जितनी तेज़ी से क्या है बाजार में, बाजार पद्धति जो थी उसमें आपको देखने को मिलती है। फिर देखो तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ किसी व्यक्ति को मतलब स्वतंत्रता इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं या जो भी वस्तुएं हैं उनके मूल्य का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है? आपका सरकार करती है। कितनी मात्रा में उत्पादन करना है किसी भी वस्तु का, तो ये भी निर्धारण निश्चित करना किसका काम है? सरकार का काम है। इसीलिए यहाँ एक व्यक्तिगत पर्सन को अगर हम कहें, एक व्यक्ति को यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिलती है। चौथा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे निर्णय जो होते हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो अफसर लोग हैं सरकार के अंतर्गत, जिनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो वो लोग कहीं अपने लाभ के लिए सरकार का उपयोग करना स्टार्ट ना कर दें, ये डर भी क्या है समाजवाद पद्धति में हमेशा बना रहता है। चलिए अब देखते हैं मिश्र अर्थतंत्र को। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि मिला जुला अर्थतंत्र। अब क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं वो यहाँ पर देखो हमने लिखा है स्टार्टिंग की लाइन में, जहाँ पर सार्वजनिक यानी आपका क्या दिया गया है, समाजवादी पद्धति जिसे हम सार्वजनिक भी कहते हैं, और निजी क्षेत्र यानी कौन सा, बाजार पद्धति, जहाँ दोनों मिलजुल कर सह अस्तित्व में रहते हैं, यानी दोनों चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं वो आपका मिश्र अर्थतंत्र कहलाता है। यहाँ पर चाहे सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों ही बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति, दोनों ही पद्धतियाँ, यहाँ पर क्या है एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है दोनों के बीच। दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग करते हुए क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं और देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। इस तरीके के तंत्र को हम क्या कहते हैं, मिश्र अर्थतंत्र कहते हैं, यानी दोनों मिल। अब देखते हैं कि इसी में देखिए सेकंड पॉइंट में देखो यहाँ समझाया गया है कि वो क्षेत्र जो कि आपके निजी क्षेत्र में आते हैं उनका उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग हो गए। इन सबको क्या है सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर इनको स्वतंत्रता दी गई है, पर सरकार का इनके ऊपर अधिकार रहेगा, पर एक निश्चित मात्रा में अधिकार इन पर पाया जाएगा और ये निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए हैं सरकार द्वारा। जबकि देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सार्वजनिक मतलब समाजवादी पद्धति से संबंधित सरकार ने जो अपने पास जिम्मेदारियां रखी हैं वो सभी जिम्मेदारियों में उदाहरण के तौर पर देखो दिया गया है। भारी उद्योग हो गए, जितने भी आपके लोहे के बड़े बड़े इस्पात उद्योग हैं, कारखाने हैं, वो सब सरकार की जिम्मेदारियां हैं। रेलवे है वो सरकार के पास है क्योंकि देश की बड़ी जनसंख्या है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की जिम्मेदारी है। फिर बिजली हो गया, मार्ग हो गया, सिंचाई हो गया, ये क्या है आपकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीज़ें हैं, तो सरकार ने इनको अपने पास रखा है। और इसीलिए मिश्र अर्थतंत्र में क्या है, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए क्या है आपका सहयोग करते हैं। अब हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है
तीनों को हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब तीनों को जब हमने पढ़ लिया है तो एक सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी इन तीनों में, चाहे बाजार पद्धति हो या समाजवाद पद्धति हो या मिश्र अर्थतंत्र हो, किसी भी जगह पर पूरी तरीके से अगर हम कहें कि कोई एक पद्धति देश में पाई जाती है तो वो ऐसा नहीं है। 70 से 80% प्रतिशत तक देखें तो हमारा भारत खुद एक एग्जाम्पल है किसका, मिश्र अर्थतंत्र का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अर्थतंत्र पाए जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो उनको हमने क्या है, जितनी अभी तक हम तीनों के बारे में अध्ययन किया उन तीनों को हमने क्या है आगे लिखा हुआ है, देख लेते हैं चल के। अर्थतंत्र के प्रकार कौन से हैं, तो हमने बाजार पद्धति को पढ़ लिया है, समाजवाद पद्धति को पढ़ लिया है, मिश्र अर्थतंत्र को हमने पढ़ लिया है कि मिश्र अर्थतंत्र क्या है, मिला जुला रूप है किसका, बाजार पद्धति और समाजवाद पद्धति का। अब देखो इसमें क्या है, तीनों में अंतर दिया गया है। तीनों में अंतर देख लीजिए, बाजार पद्धति, समाजवाद पद्धति और मिश्र अर्थतंत्र। बाजार पद्धति में क्या होता है, निजी अधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवाद पद्धति में क्या होता है, समाज का होता है या सरकार का अधिकार होता है। और मिश्र अर्थतंत्र में क्या है, कुछ क्षेत्रों पर निजी अधिकार पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों पर सरकार का अधिकार पाया जाता है। इसीलिए दोनों का अस्तित्व यहाँ पर आपको देखने को मिला। ये दूसरे पॉइंट को यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं पाया जाता किसमें, बाजार पद्धति में, जबकि समाजवादी पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप पाया जाता है। मिश्र अर्थतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर एक निश्चित सीमा तक सरकार का हस्तक्षेप पाया जाता है, ठीक है, पर कुछ क्षेत्रों पर सरकार का संपूर्ण अधिकार भी पाया जाता है, जो क्या है देश की सुरक्षा और समाज के कल्याण के लिए अति आवश्यक क्षेत्र हैं। उन पर क्या है सरकार का पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हस्तक्षेप रहता है। तीसरा पॉइंट देखिए आपका, बाजार पद्धति में लाभ यहाँ पर क्या होता है, केंद्र में होता है कि किसी भी चीज़ को उत्पादित करने से पहले ये देखा जाता है कि उससे कितना लाभ प्राप्त होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है समाजवाद पद्धति में, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि समाज का कल्याण यहाँ पर केंद्र में होता है, यानी लोगों का भला कैसे हो सकता है या कैसे लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होगा, उसके अनुसार ही क्या है सरकार उत्पादित करती है किसी भी वस्तु को। फिर मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण जो है उसको ध्यान में रख कर उत्पादन किया जाता है। फिर उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, बाजार पद्धति से देखो दिया गया है अमेरिका है और आपका जापान है। फिर देखो समाजवादी पद्धति में चीन है, रूस है, क्यूबा भी एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर मिश्र अर्थतंत्र में अगर हम कहें तो फ्रांस और भारत उदाहरण के तौर पर हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब हम